जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम निखिल उपाध्याय, आप मेरा चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देख रहे हैं। हम अपना चैप्टर 7 का पार्ट 7 साथ साथ यह हम करने वाले हैं। ज्यादा ही ऊपर चलेगा। तो आज हम शुरू करने थे चाइना से। इससे पहले हमने अपने पार्ट 1 to 6 तक हमने क्या कवर किया था, जापान के बारे में, कि जापान क्या था, कैसे डेवलप किया, कैसे मॉडर्न हुआ और कैसे अपनी सोवेनिटी को बचा के रखने में उसके एक मॉरल प्रिंसिपल का बहुत बड़ा हाथ था। अब हम पढ़ने वाले चाइना के बारे में। The modern history of China has evolved around the question of how to regain sovereignty and end the humiliation of foreign occupation and bring about equality and development। अब हुआ क्या कि जिसे हमने पता था कि चाइना को किसने क्या कहते हैं, एक वेस्टर्न कंट्रीज का ज्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा था, ऊपर से जापान ने इसे कैप्चर करके रखा था। तो चाइना की जो मॉडर्न हिस्ट्री थी वो इसके अलावा उस टाइम पे घूम रही थी कि उनके दिमाग में क्वेश्चन था कि चाइना को वापस आजाद कैसे बनाए। क्योंकि हम देखेंगे कि जो चाइना पे कैप्चर हो, कोई भी अगर बंदा है या कोई भी कंट्री है, उसके ऊपर कोई दूसरी कंट्री आके कैप्चर कर ले तो उस कंट्री की बहुत सारी बेइज्जती होती है, ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है उस कंट्री को। तो चाइना को इस ह्यूमिलिएशन से बाहर आना था, अपनी आजादी को वापस कैप्चर करना था। किससे? कि जो फॉरेन लोगों ने उसे कैप्चर कर रखा था, और उसे इक्वालिटी और डेवलपमेंट की राह पे चलना था। चाइनीज डिबेट वर मार्क्ड बाय द व्यू ऑफ थ्री ग्रुप्स। अब कहता है कि तीन जो डिबेट्स होने शुरू हुए वो तीन ग्रुप के अंदर क्लासिफाई हुए। ठीक है, तीन ग्रुप्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तीन ग्रुप्स, पहला क्या है, द अर्ली रिफॉर्म सच एज कांग यूई एंड लियांग शाओ tried to use traditional ideas in new and different ways to meet the challenges posed by the West। अब जो पहला ग्रुप था तीसरे में से, पहला ग्रुप क्या कहता है कि हमें अपने जो पुराने ट्रेडिशनल आइडियाज है, ठीक है, टीआई लिखा मैंने, जो हमारे ट्रेडिशनल आइडियाज है उन्हें हमें क्या चाहिए, दूसरे डिफरेंट वेज में यूज करना चाहिए, एक नए तरीके से यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी चैलेंजेस जो है, जो वेस्ट कंट्री हम पे इम्पोज करे, जो हमें वेस्ट कंट्री को काउंटर करने में चैलेंजेस हो रहे हैं, उन्हें हम तभी काउंटर कर पाएंगे जब हम अपने ट्रेडिशनल आइडियाज को हम नई तरीके से, एक अलग तरीके से यूज करेंगे। ये कहा किसने था? कांग यूई ने और लियांग शाओ ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे, ठीक है, अब यहाँ पे आया सेकंड ग्रुप। ठीक है, सेकंड ग्रुप ये हमारा कौन सा था? ये पहला ग्रुप था। ठीक है, जो सेकंड ग्रुप है, रिपब्लिक रिवोल्यूशन सच एज सुन यत सिंह का, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक, वर इंस्पायर्ड बाय आइडियाज फ्रॉम जापान एंड वेस्ट। अब जो दूसरा ग्रुप था, ये दूसरा ग्रुप किसके अंडर में लीड कर रहा था? ये लीड करता सुन यत सेन के अंडर में। ये कौन थी? शी वॉज द प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ द रिपब्लिक। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे तो खाली स्पेस, हाँ ये खाली स्पेस, यहाँ पे तो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब चाइना में ना दो पार्टी इमर्ज हुई थी, मतलब एक दो पॉलिटिकल ग्रुप्स हम कह सकते हैं यहाँ पे इमर्ज हुई थी। एक थी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, और एक थी रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, पीआरसी और आरओसी। जो पीआरसी थी, ठीक है, ये कब हुई थी? 1949 में स्टैब्लिश हुई थी। और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना थी वो 1912 में स्टैब्लिश होती हुई देखने को मिलती है। ठीक है, जिसे हम पीआरसी को हम क्या कह सकते हैं, नहीं पीआरसी, हाँ, इसे जो पीआरसी 1949 में थी, और इसे स्टैब्लिश किसने किया था? सीसीपी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने क्या किया था? इस पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना को स्टैब्लिश किया था। आज भी अगर आप देखोगे तो आप सुनोगे ना, आप चाइना का पूरा नाम कभी भी पढ़ना, वो होगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, बट जो 1912 में क्या था, एक जो टर्म चली थी वो थी रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, वो जो पार्टी थी वो ताइवान में जाके स्थित थी, मतलब ताइवान में जाके सिमट गई। बट जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वो पूरी चाइना को कैप्चर करके रखा हुआ था। ठीक है, सीसीपी क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो आगे जाके विक्ट्री होती है, उसी ने चाइना का नाम क्या हुआ था? रिपब्लिक, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये बात में समझ आई? चलिए आगे चलते हैं। तो जो ये सुन यत सिंह, जो दूसरा व्यू था वो सुन यत सिंह का था। वो कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक। वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया फ्रॉम जापान एंड फ्रॉम द वेस्ट। उसने कहा कि हमें जापान के आइडियाज कितने अच्छे हैं, वेस्टर्न के आइडियाज को मर्ज करके चलना चाहिए। ठीक है, जो दूसरा ग्रुप था वो क्या कहता? मर्जर ऑफ वेस्टर्न एंड जापानीज आइडिया। जो इसमें तीसरा ग्रुप आता है, द थर्ड, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वांटेड टू एंड ओल्ड इनइक्वालिटीज एंड ड्राइव आउट द फॉरेनर्स। जो थर्ड कहता है कि हमें वेस्ट को पूरा क्या करना चाहिए? बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए था। ठीक है, फॉरेनर्स को बाहर निकाल के फेंक दो, और जो ओल्ड इनइक्वालिटीज है, ठीक है, जितने भी इनइक्वालिटीज कंट्री में चल रहे हैं उन्हें भी हटा के फेंक दो। The beginning of the modern China can be traced to its the first encounter with the West in the 16th and the 17th century when Jewish missionaries introduced Western science such as astronomy, mathematics। अब कहता है कि जो हम कहते हैं मॉडर्न चाइना का इंटरेक्शन, सबसे पहले इंटरेक्शन वेस्ट कंट्रीज के साथ कब हुआ? वो हुआ था 16th एंड 17th सेंचुरी में। 16th मतलब 1500 से लेके 1600 के अराउंड तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
16 सेंचुरी होती है हमारा 1500 से लेके 1600 के बीच में, ठीक है। और 17 सेंचुरी होती है 1600 से लेके 1700 के बीच में, ठीक है। ये बात समझ आई। इस टाइम पे क्या था, जूइश मिशनरीज आए थे, मतलब जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते थे, वो कहाँ पे आए, चाइना में आए। और वहां पे आके उन्हें एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, इन सब के बारे में जो था वेस्टर्न साइंस को इंट्रोड्यूस करना चाइना में शुरू किया। कैसे एस्ट्रोनॉमी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, कैसे मैथमेटिक्स जो है उससे तुम्हारी लाइफ बेटर हो सकती है, कैलकुलेशंस, ये सब था जो इस मिशनरी ने समझाया था। लिमिटेड दो इट्स इमीडिएट इम्पैक्ट वाज, इट set in motion event that gathered momentum of the 19th century when Britain used the force to expand the lucrative trade in opium, leading to the first opium war. This undermined the ruling Qing dynasty and the strengthening demand of the reforming Qing. अब हुआ क्या देखो, ये तो हमने बात की थी, सबसे पहले इंटरेक्शन कब होता है, जब जूइस्ट मिशनरीज कहाँ पे आए थे, चाइना में। बट जब दूसरा एक कह सकते हैं मेजर इम्पैक्ट, ठीक है, कब हुआ वेस्ट चाइना का मेजर के साथ, जब वहां पे हुई ओपियम वॉर। अब ओपियम वॉर क्या है ये मैं अभी आपको समझा, है तो बहुत बड़ा चैप्टर, ठीक है। मतलब अगर मैंने बीए में हमने पता है क्या, बीए फाइनली में पूरा जापान के बारे में पढ़ा, पूरी एक बुक है जापान के ऊपर, ठीक है। वो पूरी एक मीजी रेस्टोरेशन जो पहला चैप्टर होता है, वो पूरा पढ़ा था। तो लाइक उसमें काफी सारी चीजें डिटेल में बता रखी, चाइना के बारे में भी पढ़ा था। तो उतना ना जाके बस थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में जो इस पर्पल बॉक्स में ये मैं आपको समझाता हूँ। द डिमांड फॉर चाइनीज गुड्स सच एज टी, सिल्क, प्रोक्लेन क्रिएटेड अ serious balance of trade problem. Western goods did not find a market in China, so payment had to be in silver. अब हुआ क्या, सबसे पहली चीज, ये ब्रिटिशर है, ये चाइना है। ब्रिटिशर ने क्या किया, अब चाइना में मान लो कि ये क्या बोलते हो, एक्स वाई कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। एक्स वाई कोई प्रोडक्ट है, वो क्या रहा है, ब्रिटेन में से खरीद रहा है, और उसके बदले क्या प्रोवाइड कर रहा है, पैसा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, डॉलर प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स लिए और पैसे दिए। उस टाइम पे करेंसी नहीं थी, उस टाइम पे क्या होता था, सिल्वर होता था ना। तो सिल्वर प्रोवाइड चाइना को करते थे। अब ब्रिटिशर को अगर अपना कोई मान लो उसका जो प्रोडक्ट है वो एक्स जेड है, उसे अगर चाइना में बेचना था, तो चाइना की कोई मार्केट में उस प्रोडक्ट को कोई खरीदता ही नहीं था। तो ब्रिटिशर्स को क्या कहते हैं, सिल्वर में पे करना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। मतलब जो ब्रिटिशर है वो ज्यादा खरीद रहा है बट बेच कम रहा है, वो बाय ज्यादा कर रहा है बट सेल कम कर रहा है। वेर इन चाइना में क्या था, वो बाय कम कर रहे हैं, ठीक है, और सेल ज्यादा कर रहे हैं। आज भी देखोगे चाइना में यही चीज है, चाइना बेचता ज्यादा है, खरीदता बहुत कम है। तो इसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज जो थी वो कहती है यार हमें तो जो भी पेमेंट है वो सिल्वर में करनी पड़ी। अगर हम सारा पैसा सिल्वर और गोल्ड में करेंगे, एक टाइम ऐसा आ सकता है कि चाइना जो है वो हमसे ज्यादा पावरफुल हो जाए और हमें ओवरथ्रो कर दे। द ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड अ न्यू ऑप्शन, ओपियम। तो उन्होंने कहा देखो सिल्वर के बदले हम एक नई चीज को यूज करेंगे, उसका नाम क्या है, ओपियम। ओपियम इंडिया में उगी रहा है, ठीक है, इंडिया में हम इंडिया को हमने अच्छा खासा कैप्चर कर रखा है। एक्सेस में क्या करेंगे, हम ओपियम उगाएंगे और चाइना में जाके बेच देंगे, विच ग्रो इन इंडिया। इंडिया अब ओपियम से होता क्या था, मतलब एक टाइप से तुम मान लो कि नशे वाली चीज है, एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। मतलब असली में नशे वाली चीज है बट एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अभी इंडिया में ग्रोथ था, अभी ओपीएम उगाने से ये होता था ना कि जो लैंड होती थी ना, मतलब इंडिया की लैंड तो फर्टाइल है बट वो धीरे करके इनफर्टाइल होती जाती। तो हम इसका भी बहुत बड़ा डिजास्टर इंडिया में देखने को मिलता है। दे सोल्ड द ओपीएम इन चाइना एंड गेव द सिल्वर दैट दे अर्न टू कंपनी एजेंट इन कैंटोन इन रिटर्न ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। अब हुआ क्या देखो, एक ट्राइंगल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ब्रिटेन है, ठीक है, यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे इंडिया है। ये बात समझ में आई। अब हो क्या रहा है कि चाइना जो है ब्रिटेन को गुड्स बेच रहा है, ठीक है। ब्रिटेन पहले तो चाइना को सिल्वर बेच रहा था, यहाँ पे लिखा है पहले चाइना को क्या बेचा था, सिल्वर बेचा था। अब जो ब्रिटेन है वो इंडिया से क्या ले रहा है, ओपियम ले रहा है, ठीक है, ओपियम ले रहा है और इसी ओपियम को चाइना को पकड़ा दे रहा है, ठीक है। अब क्या होता, चाइना जी की जो गवर्नमेंट थी ना वो ओपीएम के खिलाफ थी। बट क्या हुआ, ब्रिटेन ने फिर भी चोरी छुपे ना ओपीएम चाइना को देते रहे थे। अब आखिरी में जब ये चाइना को पता चलता है ना, तो उसे बहुत बड़ा सेटबैक लगता है, जब चाइना की इकॉनमी पूरी खराब होने लग जाती है, लोग नशे में आने लग जाते हैं। तो हम ये देखते हैं एक टाइप से बहुत बुरा जो हाल जो यहाँ पे चाइना में हो रहा था, वो इस ओपीएम की वजह से होता। और ब्रिटिशर इंडियन को रिटर्न में क्या देते, गुड्स प्रोवाइड करते थे, ठीक है, गुड्स मान लो कोई भी चीज होगी। अब यही गुड्स उन्होंने 10 रुपए में खरीदा, इंडियन को यहाँ 100 रुपए में बेचे। अब इंडियन ओपीएम भी दे रहा है, उसकी लैंड भी इनफर्टाइल हो रही है। और यहाँ पे हम एक टाइप से ट्राइंगल देखने को मिलते हैं, चाइना, ब्रिटेन और इंडिया का, ठीक है।
वही चीज है, द कंपनी यूज द सिल्वर टू बाय टी सिल्क प्रोक्लेम टू सेल इन ब्रिटेन, दिस वाज द ट्रायंगुलर ट्रेड बिटवीन, वही चीज जो इन तीनों कंट्रीज के बीच में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब इस टाइम पे कौन थी? क्विंग डायनेस्टी थी। क्विंग रिफॉर्म सच एज दी कांग यूई एंड लियांग शाओ, जो पहले ग्रुप के हिस्से थे, उन्हें realized that the need to strengthen the system and initiate policies to build modern administrative system, a new army and an educated system, and set up local assemblies to establish constitutional government. They saw the need to protest China from colonization. Protest कह रहा हूँ मैं। अब कहते हैं जो क्विंग डायनेस्टी थे, क्विंग डायनेस्टी के अंदर जो रिफॉर्मर्स थे जैसे कांग यूई और लियांग शाओ, इसने पहली चीज क्या कहा कि हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अब देखो हम कमजोर थे तभी तो हमने गवर्नमेंट ने ओपीएम के लिए मना किया, बट फिर भी लोग उससे ओपीएम खरीद रहे थे। उसके बाद उन्होंने दूसरा क्या कहा, हमें अपनी पॉलिसीज पे वर्क करना पड़ेगा। पॉलिसीज क्या? जो हमारी आउटडोर पॉलिसी, कौन क्या ट्रेड कर सकता है, क्या नहीं ट्रेड कर सकता, हमारे जो इंटरनल लोग हैं कितना बाहर से ट्रेड कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकता, ये चीज आई। तीसरा क्या बोला, हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, कोई यहाँ पे घूसखोरी तो नहीं हो रही, लोग जो गवर्नमेंट कह रहे हैं वही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। चौथा उसने बोला हमें अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रांग आर्मी होगी तब कोई हमारे पर कब्जा करने का नहीं सोचेगा। पांचों ने ये बोला कि हमें एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, लोग अगर पढ़े लिखे होंगे तो गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। छठा ये चीज बोली कि लोकल जो है, लोकल असेंबलीज, ठीक है, लोकल असेंबली जैसे इंडिया में मान लो पंचायत हो गई, म्यूनसिपैलिटीज हो गई, इन्हें स्टैब्लिश करने की जरूरत है। इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे एक ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अब जैसे पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज है, यहाँ पे क्या कोई भी गवर्नमेंट का छोटा सा हिस्सा, कोई भी अगर छोटा मोटा काम हो रहा है वो पंचायत ऑफिस में जाके, म्यूनसिपैलिटीज के ऑफिस में जाके काम हो जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटा मोटा चीज है, छोटे मोटे लेवल पे ही सिमट जाएगा। ये बात समझ लगी। दे सॉ द नीड टू प्रोटेक्ट चाइना फ्रॉम कॉलोनाइजेशन, और हमें अपने आप को कॉलोनाइज होने से बचाना है। ये पांच छह जो चीजें हैं, ये किसने बोली थी? जो रिफॉर्मर्स थे कांग यूई और लियांग शाओ ने बोली थी। अब ये सीधा मैं अगर होता मैं 6 नंबर का दे देता, ऑब्वियस सी बात है। तुम ये पांच छह पॉलिसीज है, 6 नंबर में क्वेश्चन देता, कर लो। सोचो इतने से बना, अब इतने से 6 नंबर का मैं बता रहा हूं, मैं होता तो, ठीक है, या मैं ऐसे एमसीक्यू में डालता ये, मैं इनमें से कोई से भी तीन लिख देता और एक कुछ अलग सा लिख देता। मान लो कि मैं इसमें डाल देता क्लोथिंग, डाल देता एग्जाम्पल के लिए क्लोथिंग डाल देता, और मैं बोलता कि इन चारों में से कौन सा जो कांग यूइंग और लियांग शेव ने प्रपोज नहीं किया था। ठीक है, ये भी ऑप्शंस हो सकते हैं डालने के लिए, बनने का क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। द नेगेटिव एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनाइज्ड कंट्री वर्क पावरफुली ऑन चाइना थिंकर। अब जैसे कई सारी कंट्री जो कॉलोनाइज हुई थी, कंट्री जो चाइना के थिंकर्स है वो इन कॉलोनाइज कंट्री को देख देख के सीख थे, अरे यार ये कैसे कॉलोनाइज हो गई है, ये कि मतलब इनने ये स्टेप गलत लिया, ये स्टेप सही लिया। तो एक टाइप से ये भी एक ना उनके माइंडसेट पे इम्पैक्ट डाल रहा था कि हमें कॉलोनाइज मतलब ये स्टेप लेने हैं जिससे हम अपने आप को डीकोलोनाइज होके दिखाएंगे। ठीक है। The partition of Poland in the 18th century was much a discussed example, so much so that the late 1890s came to be used as a verb to Poland us. अब हुआ क्या, सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिया पोलैंड का, पोलैंड को इतने हिस्सों में तोड़ा था, इतने बार तोड़ा गया था कि एक उसके ना मजाक सा बन के रह गया था। एक कहता है कि टू पोलैंड अस, ये एक वर्ब यूज होने लगे था चाइना में 1890s में, कि चाइना कहीं पोलैंड की तरह चाइना को भी ना तोड़ दिया जाए। फिर जो दूसरा एग्जाम्पल था वो था इंडिया का, वॉज अनदर सच एग्जाम्पल। In 1903, the thinkers Liang Shao, who believed that only by making people aware of China was a nation would they be able to resist the West, wrote that India was a country that was destroyed by non-country that is East India Company. अब हुआ क्या कि पहला तो ये था कि इंडिया का एग्जाम्पल लिया कि इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया था। दूसरा 1903 में जो लियांग शाओ था उसने ये कहा कि हमें ना चाइना को यूनाइट करने की जरूरत है, हमारे चाइना ना बिखरा हुआ है। ठीक है, ओनली बाय मेकिंग पीपल अवेयर दैट चाइना वाज अ नेशन। अब उन्हें याद है कि चाइना एक नेशन है, चाइना को ना इकट्ठा जो है हमें रूल नहीं, मतलब एक टाइप से साथ में आके वर्क करना पड़ेगा। वुड दे बी एबल टू रेजिस्ट वेस्ट, उसी के से हम वेस्ट को पीछे छोड़ पाएंगे, तो चाइना एक साथ होगा तो हम वेस्ट को काउंटर कर पाएंगे। और फिर उन्होंने एक और चीज की, रोड दैट इंडिया वाज अ कंट्री दैट वाज डिस्ट्रॉयड बाय नॉन कंट्री दैट इज ईस्ट। और उसने कहा देखो इंडिया ना एक कंट्री है जिसे एक नॉन कंट्री ने हराया है। सोच लो, एक अगर मान लो आज मैं आपको एग्जांपल दूं, आज मान लो अडानी ग्रुप्स है, ठीक है, अडानी ग्रुप्स आप कहोगे सर अंबानी अडानी ये सब क्योंकि एक बड़े नाम है, ठीक है। अडानी ग्रुप जा रहा है और जाके ना यूएसए में कैप्चर कर ले, यूएस पूरा यूएसए को कैप्चर, कितनी बेइज्जती होगी कि सोचो एक ग्रुप आया है, कंट्री भी नहीं आया,
एक कोई ग्रुप आया है और उसने आके एक कंट्री को कैप्चर कर लिया, उस टाइप की बेइज्जती इंडिया में हुई थी। इंडिया एक कंट्री है जिसे एक नॉन कंट्री जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने आके कैप्चर कर लिया। सोचो, ये बातचीत कहाँ चली थी? चाइना में चल रही थी। ही क्रिटिसाइज इंडिया फॉर बीइंग क्रूएल टू देयर ओन पीपल एंड सर्वेंट सबजर्विएंट टू ब्रिटिशर। उनने कहा कि देखो इंडियन जो है ना, आप खुद के लोगों को, जैसे हम कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल, घर की मुर्गी दाल बराबर है ना, तो वही चीज बोलेगी कि जो इंडियंस है, इंडियंस को ही ना एक क्रुएल्टी की तरह से उन्हें बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे, बट जो बाहर से आए हुए ब्रिटिशर्स थे उन्हें क्या कर रहे थे, एक अच्छा खासा प्रेस्टीज प्रोवाइड किया जा रहा था। सच आर्ग्यूमेंट कैरिड अ पावरफुल अपील as ordinary Chinese could see the British use Indian soldiers in their wars on China। अब वो कहते हैं कि देखो, हमें इन सब चीजों से अलग होना है, हमें अपने आप को यूनाइट करना है, वरना हम आपस में ही लड़ते रह जाएंगे और कोई बाहर का आके हम पे और अच्छा खासा हमें बहुत बुरी तरह से गुलाम बना ले, बहुत बुरी तरह से मतलब एक तरह से हमें कॉलोनी बना लेगा। अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे चाइना का, पोलैंड का, इंडिया के बारे में, इनने क्या किया था कि इनने एक ना चाइना के माइंड में ना माइंड डाल दिया था कि हमें अपने आप को यूनाइट करने की जरूरत है। आर्गुमेंट सच एन ऑर्डिनेंस कुड सी द ब्रिटिशर यूज इंडियन सोल्जर। और इस टाइम पे हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे और उनके माइंड में ये भी चलने लग गया था दूसरी चीज कि ब्रिटिशर जो है इंडिया पे कैप्चर कर रखे हैं, तो ब्रिटिशर जो है चाइना पे अटैक कर सकते हैं इंडियन सोल्जर्स का यूज करके वॉर में। ये चाइना के माइंड में चल रहा था। Above all, many felt that the traditional way of thinking that had to be changed। उन्होंने कहा कि जो हमारा पुराना तरीका है, जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, उसे हमें चेंज करने की जरूरत है। Confucianism, Confucianism developed from the teaching of Confucius, and his discipline was concerned with good conduct, practical wisdom and proper social relationship। अब मैं आपको ना एक बहुत अच्छा तरीका बताऊं। मान लो आप ये कन्फ्यूजियम है, इसे आप बुद्धा मान लो, ठीक है, और ये जो कन्फ्यूजियनिज्म है इसे बुद्धिज्म मान लो, ठीक है, बुद्धिज्म मान लो, डबल डी आएगा, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। अभी मान लो ये कन्फ्यूजन कौन है? ये बंदा है, और ये जो कन्फ्यूजियनिज्म है ये क्या है? बुद्ध, एक टीचिंग है उसकी। उस टीचिंग के दौरान पहला चीज क्या बोलते हैं? हमें गुड कंडक्ट रखना चाहिए, ठीक है, किसी को तू तड़ाक करके नहीं बोलना चाहिए। प्रैक्टिकल विजडम रखना चाहिए। एक होता है एजुकेशन, एक होती है विजडम। एजुकेशन होती है जो तुम्हें बुक, किताबें, इन सब चीजों से मिलती है। विजडम होती है जो तुम्हें अपने नेचर से मिलता है। तो हमें एक प्रैक्टिकल विजडम रखना चाहिए। और तीसरा क्या बोला था? दूसरा तो विजडम हो गया, तीसरा हो गया हमें सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना चाहिए। ये इस टाइम पे फ्लरिश हो रहा था, ये जो पुराना माइंडसेट था चाइना का, इस टाइम पे ये चीज हो रही थी। It influenced the Chinese attitude towards life, provided social standard, and laid the basis of political theories and institutions. It was now seen as the major barrier to new ideas and institutions। अब पहले के टाइम पे तो बहुत अच्छा चल रहा था कि हमें गुड कंडक्ट रखना चाहिए, हमें विजडम मेंटेन करनी चाहिए, एक अच्छा खासा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, सोशल ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। बट ये धीरे धीरे करके लोगों की लाइफ में इतना बैठ गया ना, इतना डीपली अंडर कह सकते हैं पेनिट्रेट कर गया, कि ये जो नए आइडियाज थे वो क्या कहते हैं, एक बैरियर की तरह वर्क करने लग गए थे, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने में। पुराने आइडियाज ही चाइना को पीछे ड्रैग करने लग गए थे। इसी वजह से जो लोग आए थे उन्होंने कहा हमें पुराने आइडियाज को क्या करना पड़ेगा? एबॉलिश करना पड़ेगा। To train people in modern subjects, students were sent to study in Japan, Britain, France and bring back new ideas। अब अगर हमें मॉडर्न बनना है, मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। अब मॉडर्न सब्जेक्ट्स कहाँ पढ़ेंगे? चाइना में तो पढ़ा ही नहीं जा सकता। तो उनने अपने स्टूडेंट्स को कहाँ भेजना शुरू किया? फॉरेन में, जापान में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, इन सब जगह, क्योंकि वेस्टर्न, क्योंकि जापान भी इस टाइम पे डेवलप होता हुआ देख रहे थे। जापान ने भी अपने लोगों को बाहर भेजा था, तो जापान बाहर से सीख के आया था। तो अब उनने क्या किया? अब जो चाइना था जापान जाने लग गया, क्योंकि जापान भी एक डेवलप कंट्री देखने को मिल गया था। तो जापान, चाइना, ब्रिटेन में भी लोगों को भेजने लग गए थे। Many Chinese students went to Japan in 1890s। They not only brought back new ideas, but many became leaders of Republican। अब हुआ कि जो चाइनीज जो स्टूडेंट गए थे कहाँ पे? जापान में 1890s में, वो अपने साथ नए आइडियाज तो लेके आए, न्यू आइडियाज लेके आए, बट उन्हें क्या बना दिया? एक लीडिंग, एक टाइप से लीडर, ठीक है, जो रिपब्लिकन्स को लीड करे थे, उन्हें एक अच्छी खासी पोस्ट देने लग गए थे, क्योंकि उनके पास नए आइडियाज है, नए तरीके हैं, तो अपनी कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं। The Chinese borrowed even the Japanese translation of European words such as justice, right, and revolution because they used the same ideography script, a reversal of traditional relationship in life। अब इस देखो, इतने में ना सिर्फ एक सिंपल सी चीज बोलिए कि चाइना ने ना, जैसे अब ये जो वर्ड थे जस्टिस, राइट, रिवोल्यूशन, ये सब यूरोपियन के वर्ड्स थे, बट जापानीज ने इन्हें अडॉप्ट कर रखा था। तो चाइना ने क्या किया? ये जो वर्ड्स थे जापानीज से अडॉप्ट कर लिए। मतलब मान लो कि ये यूरोपियन वर्ड है, उसने जापान ने क्या किया? यूरोपियन से कुछ वर्ड्स अडॉप्ट किए, और चाइना ने जापान से
वो वर्ड अडॉप्ट कर लिए। एक टाइप से इनडायरेक्टली चाइना ने यूरोप से ही वो सारे वर्ड्स को अडॉप्ट किया था, एक टाइप से। इन 1905 जस्ट आफ्टर रूसो जापानीज वॉर, कहाँ गया, centuries old Chinese examination had gave candidate entry of elite ruling class was abolished। अब कहता है उस टाइम पे 1905 में क्या हुआ, रशिया जापानीज का वॉर होता हुआ देखने को मिल रहा था हमें। ठीक है, इस वॉर के बाद क्या हुआ, जो चाइना का जो एग्जामिनेशन सिस्टम था उसमें कैंडिडेट्स की एंट्री लगी। पहले जो थे, सिर्फ जो रूलिंग एलीट लोग हैं, जो सिर्फ अमीर लोग थे, वही एक टाइप से चाइना के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में या चाइना की रूलिंग क्लास में जा सकते। बट अब जो कैंडिडेट कोई भी एग्जाम वो क्रैक करेगा और उसके बाद उस एलीट रूलिंग क्लास के अंदर जा सकता है। आ, आगे आगे आगे, ठीक है, इस्टेब्लिशिंग ये ठीक। ये एक बार ना आप ना ये एग्जामिनेशन सिस्टम जब पढ़ लेना, मुझे लगता नहीं आएगा बट स्टिल इन केस आ जाए। नहीं तो मैं एक जब भी चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जितने भी ब्लू ब्लॉक्स वाले होंगे ना, मैं उसकी एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, वो है स्टैब्लिशिंग द रिपब्लिक। द मंचू एम्पायर वाज ओवरथ्रोन एंड रिपब्लिक established in 1911 under Sun Yat-sen, who is unanimously regarded as the founder of the modern China। अब क्या था, इस टाइम पे चाइना में कौन कैप्चर करके बैठा था, मतलब कौन अपनी हुकूमत चाहता, वो था मंचू एम्पायर। उसे क्या कर दिया गया था, उसे बाहर निकाल के फेंक दिया था और रिपब्लिक जो था स्टैब्लिश हो गया था 1911 में। किसके अंडर में, सुन यात सेन के अंडर में। हु इज अनएनिमसली रिगार्डेड एज द फाउंडर, इसे क्या कहा जाता है, एक फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना। He came from a poor family and studied in the missionary school where he was introduced to democracy and Christianity। अब हुआ क्या कि यहाँ पे हम एक चीज देखने को मिलता है कि ये कहाँ से आए थे, एक पुअर फैमिली से आए थे। ठीक है, पुअर फैमिली से आए थे और ने क्या कहाँ पे पढ़ाई थी, मिशनरी स्कूल्स में पढ़ाई की थी, जहाँ पे उन्हें डेमोक्रेसी के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में अच्छा खासा पढ़ाया गया था, उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ही स्टडीड मेडिसिन बट वॉज ग्रेटली कंसर्न अबाउट द फेथ ऑफ चाइना। उन्हें मेडिसिन के बारे में भी पढ़ी थी, मतलब दवाइयाँ वगैरह, आयुर्वेद, इन सब के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, आयुर्वेदा तो नहीं, मतलब मेडिसिन के बारे में पढ़ा था। और मतलब वो चाइना के ना फ्यूचर को लेकर ना काफी सारा कंसर्न रहते हैं, मतलब चाइना का फ्यूचर कैसा होगा क्या नहीं होगा, इन सब चीजों के बारे में भी वो सोचते रहते। इस प्रोग्राम वॉज कॉल्ड द थ्री प्रिंसिपल। उनके जो प्रोग्राम थे उसे क्या कहते हैं, थ्री प्रिंसिपल, जिसे क्या कहते हैं, सान मिन चू। ठीक है, सान मिन चू इसे कहा जाता। देखो, सान यहाँ लिखा है, मिंचू यहाँ लिखा हुआ है। दीज वर, वो क्या क्या थे, दिस मेंट ओवरथ्रोइंग द मंचू हु वर सीन एज अ फॉरेन डायनेस्टी। पहला जो काम क्या करता था कि मंचू एम्पायर को उठा के बाहर फेंकना था। क्यों, क्योंकि वो एक फॉरेन डायनेस्टी थी। ठीक है, उसे बोला कि तुम इंडिया, ये चाइना के नहीं हो, तुम बाहर के हो, तो तुम्हें हम उठा के फेंक देंगे। पहला काम ये बोला। एज वेल एज द अदर फॉरेन इंपीरियलिस्टिक डेमोक्रेसी एंड एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दूसरा क्या था, सिर्फ फॉरेन मंचू एम्पायर नहीं, कोई भी अगर फॉरेन इंपीरियलिस्टिक है उसे उठा के हम यहाँ से हटा दो। और दूसरा क्या बोला, डेमोक्रेसी लेके आओ। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हमें स्थापना करने को देखना। पहला, फॉरेन को भगाओ। दूसरा, डेमोक्रेसी लेके आओ। आज देखो चाइना में डेमोक्रेसी कितनी अच्छी चली है। ठीक है, एंड सोशलिज्म रेगुलेटिंग कैपिटल एंड इक्वलाइजिंग लैंड होल्डिंग। क्या था कि लैंड होल्डिंग को बराबर करना है। ठीक है, जितने भी लोग हैं, जो भी लैंड, LAND, होल्डिंग HOL, ठीक है, होल्डिंग, ये मतलब कि हमें क्या करना है, एक सोशलिज्म मेंटेन करना है। सबके पास इक्वल वेल्थ हो, सबके पास इक्वल लैंड हो, सबके पास क्या हो, एक इक्वल पैसा हो, कि ये ना हो कि अमीर और गरीब में ज्यादा गैप हो। इस टाइप की जो मेंटेलिटी थी, हमें तीसरा जो था लेके आना है। ठीक है, लैंड जो है, मान लो किसी के पास इतनी बड़ी लैंड है, किसी के पास सिर्फ इतनी सी लैंड है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं चलेगा। ये जो लैंड है सबकी क्या होगी, सबको बराबर हिस्सों में मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। द सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन कंटिन्यू टू बी अनस्टेबल। अब धीरे करके हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन है वो क्या होता है, अनस्टेबल थे। अब इतनी सारी चीजें चाइना के अंदर चल रही है, बाहर से लोग अटैक करने का सोच रहे हैं, तो एक टाइप से देखिए एक इनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। ऑन मे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फोर्थ मे मूवमेंट भी कहते हैं, 1911, an angry demonstration was held in Beijing to protest against the decision of post-war peace conference. Despite being allied the victorious side led by Britain, China did not get back the territory seized from it। अब हुआ क्या कि मई 4 में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया चाइना के अंदर। किस चीज में, कहाँ पे हुआ था, बीजिंग में, चाइना के अंदर बीजिंग में प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। अब क्या था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, मुझे एक, यार मुझे एक मिनट, कौन सी कॉन्फ्रेंस थी,
पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस याद आ गया। मैंने सोचा पी से ही कुछ था, फिर मुझे पीस कॉन्फ्रेंस दिमाग में चल रहा था। आगे, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें ये निर्णय हुआ कि जो भी हिस्सा चाइना का जापान ने कैप्चर किया हुआ है वो जापान की टेरिटरी होगी, और चाइना की जो बची खुची जो जमीन होगी वो चाइना की होगी। तो चाइना ने क्या किया, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने कहा कि ये जो पीस कॉन्फ्रेंस हुई है इसे हम नहीं मानते, इसके हम क्या है, अगेंस्ट है। उन्होंने कहा हमारी जमीन हमें वापस चाहिए। ये किसने मतलब जो चाइना कहा था ब्रिटेन वालों को। ठीक है, ये बात समझ आ गई। द प्रोटेस्ट केम एंड मूवमेंट। अभी धीरे करके जो प्रोटेस्ट था ये मूवमेंट में चेंज होता हो चुका है, उनमें बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा एक टाइप से हम कह सकते हैं कि चाइना के अंदर एक टाइप से मूवमेंट शुरू हो गया था। इट गैल्वेनाइज द होल जनरेशन टू tradition and attack tradition and to call for saving China through modern science, democracy and nationalism। अब गैल्वेनाइज होता है मतलब एक टाइप से गल्फ कर लेना, ठीक है। इनगल्फ मतलब कि इसे पूरा सोख लेना। इट गैल्वेनाइज द होल जनरेशन टू अटैक। उन्होंने कहा कि हमें पुराने ट्रेडिशन को हटाओ, हमें क्या करना है, अपने चाइना को बचाना है। किस और हम चाइना कैसे बचेगा, अब नए मॉडर्न साइंस को अडॉप्ट करके, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करके, नेशनलिज्म को अडॉप्ट करेंगे, तभी जाके चाइना बच पाएगा। अपने पुराने ट्रेडिशन पे ही अगर हम रहे तो हम अपने चाइना को नहीं बचा पाएंगे। Revolutionaries called for driving out the foreigners who were controlling the country resources to remote inequalities and reduce poverty। वही चीज कि आया कि हमें अपने फॉरेन जो भी फॉरेनर लोग हैं, मतलब जो फॉरेन के बंदे बाहर से आके चाइना में आ रखे हैं, एक अच्छी खासी पोस्ट को होल्ड करे है, चाइना को कंट्रोल करे है, उन्हें क्या करो, कंट्री से बाहर निकालो। ये जो इनइक्वालिटी फैली है इसे खत्म करो, और जो पोवर्टी है इसे भी खत्म करो। They advocated reforms such as use of simple language for writing, abolishing the practice of foot binding and subordinating women equalities in marriage and economic development and poverty। अब हुआ क्या, पहली चीज उन्होंने क्या कहा कि एक जो लैंग्वेज है उसे सिंपल रखो, ठीक है, यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज इन राइटिंग। दूसरा उन्होंने क्या कहा, एबॉलिशिंग ऑफ फुट बाइंडिंग। यार ये फुट बाइंडिंग मैं तुम्हें अभी फोटो दिखाऊंगा, एबॉलिश फुट बाइंडिंग, ठीक है, एफ बी लिखा है मैंने, फुट बाइंडिंग। मैं पता नहीं, मैं खुद नहीं देख पाता हूँ इस पिक्चरों को कई बार ना, फुट बाइंडिंग अगर आप देखोगे, ये देखो, ठीक है। फुट, आपको ये पैर दिख रहा है, मैं आपको अच्छा नेट नहीं आ रहा क्या, अच्छा नेट बंद कर रखा है मैंने, सॉरी। पता नहीं क्या, मैं नेटवर्क कनेक्शन जा रखा है इस वजह से, मतलब वाईफाई नहीं आता, तो वरना फुट बाइंडिंग पता है ऐसे, मतलब मान लो अगर तुम्हारे पैर है ना, उसे पट्टियों से इतना बांध दिया जाता है ना, इतने कस के बांधा जाता है कि तुम्हारी उंगलियां सिकुड़ जाती है। लाइक अगर तुमने तुमने अपने हाथ की उंगलियां खोल रखी, ठीक है, और उस पर अगर मैं कपड़े बांधता हूँ, तुम्हारी उंगलियां मुड़ जाती है, हड्डियों का शेप चेंज हो जाता है। मतलब बहुत फीमेल के लिए होता था स्पेशली फुट बाइंडिंग का जो प्रोसेस है। अब इसमें होता क्या था, फीमेल के पैरों पे इतनी कस के पट्टी बांधी जाती है कि उनके पैर को छोटा बनाने की कोशिश होती है। ये मान जाता है कि जितना छोटा पैर होगा ना, उतनी ज्यादा विमेन क्या होंगी, फीमेल जो मेल होंगी उनकी सारी बातें माना किया करेंगे। तो कोई भी मेल अगर पैर देखेगा कि फीमेल के जो टोज है, पैर है, वो कितने छोटे हैं, तभी वो उनसे मोस्टली क्या था, शादी करने को तैयार होते थे। और क्या बोला, जो सब वुमेन को सबॉर्डिनेट किया जाए, वुमेन को सप्रेस किया जाता है, ये भी बंद करना पड़ेगा। फिर बोला इक्वालिटी इन मैरिज लानी चाहिए। जो पहले क्या होता कि एक सेम लेवल की शादी होगी, या दहेज प्रथा, ये सब जो चीजें होती, जो मैरिज में ऊंच नीच की चीजें होती थी, इन्हें भी क्या करना है, हमें खत्म करना है। और एक टाइप से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें कंट्री का करवाना है, पॉवर्टी को खत्म करवाना है। ये चार पांच प्रिंसिपल्स जो थे, इस पे रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। आफ्टर द रिपब्लिकन रिवोल्यूशन द कंट्री एंटर्ड अ पीरियड ऑफ टर्मोइल। अब कहते हैं जो रिवोल्यूशन हुई थी कंट्री में, टर्मोइल से शुरू हो गया। टर्मोइल, अब देखोगे आप, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फिर ऊपर से कंट्री में बाहर से प्रेशर आ रहा है, इंटरनल प्रेशर है, तो कंट्री एक अच्छी तरह से चल नहीं पाएगी। टर्मोइल होता है जब गवर्नमेंट इनसफिशियंट हो, एक तरीके से अच्छे तरीके से वर्क ना कर पाए अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को लेके, कंट्री को चलाने में। इस टाइप का टर्मोइल हमें देखने को मिलता है। द गुमिंग द एंड, द नेशनल पीपल्स पार्टी and the CCP emerge as the major forces striving to unite the country and bringing the stability। अब यहाँ पे हमें दो टाइप की पार्टी देखने को मिलती है, इसका नाम क्या है, गुमिंगदेंग, दूसरा क्या है, सीसीपी। ये कहती है कंट्री के ना, कंट्री को स्टेबलाइज करने में मदद कर रही थी। मतलब क्योंकि अब कंट्री है वो डिस्टेबलाइज जाएगी, वो सही से चल नहीं पाएगी, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी तो एक टाइप से कंट्री को गाइड नहीं कर पाएंगे, कंट्री को लेके नहीं जा पाएंगे आगे की तरफ। अगर मान लो कि आज के टाइम पे अभी लीडिंग पावर कौन है, अभी मैं अगर बोलूं कि सेंट्रल में बीजेपी बैठी है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, सेंट्रल में बीजेपी बैठी है।
और एक टाइप से हम मान लेते हैं कांग्रेस होगी, मतलब। और अगर ये दो पार्टी हम मेजर पार्टी मान रहे हैं, ठीक है, मेजर नेशनल पार्टी में अगर काउंट करो तो बीजेपी और कांग्रेस है। अगर कंट्री के अंदर पूरा टर्मोइल है, कंट्री इंडिया जो है टर्मोइल के थ्रू जा रही है, अच्छे से वर्क नहीं कर पाए, तो बीजेपी और कांग्रेस जो होगी यूनाइट होगी। क्यों? क्योंकि उसे कंट्री को संभालना है कि नहीं? अगर दोनों आपस में ही लड़ते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। तो इसी टाइम पे हम देखते हैं जो गुमिंगदेंग थी और जो सीसीपी थी वो क्या हुई थी, यूनाइट हुई थी, किस वजह से? कि कंट्री में क्या लाए, स्टेबिलिटी लेके आए। अब बाद में हम देखते हैं कि कैसे जो गुमिंगदेंग की पार्टी है वो कैसे कमजोर पड़ती है और हट जाती है, और जो सीसीपी है वो एज ए इमर्ज पार्टी बनती हुई हमें देखने को मिलेगी। Sun Yat-sen idea became the basis of the political philosophy of the Kuomintang। अब कहते हैं जो सुन यत सेन थे उसके जो आइडियाज थे, उनके जो पॉलिटिकल व्यूज थे, वो गुमिंगदेंग की पॉलिसी बन गई। मतलब एक टाइप से गुमिंगदेंग जिस पॉलिसी पे चल रहा था, जिस फिलोसफी पे चल रहा था, वो किसने दिए थे? सुन यत सेन ने दिए थे। दे आइडेंटिफाइड द फोर ग्रेट नीड। उन्होंने कहा हमारे चार ग्रेट नीड्स जो है वो क्या है? क्लोथिंग, फूड, हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन। हिंदी अगर आपने कोई अगर आप कह रहा हूँ, अगर आपने बॉलीवुड मूवी देखी हो जिसका नाम था रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, वैसे ही कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, ये बात समझ में आई। और बस यहाँ पे एक और चीज ऐड की है, ट्रांसपोर्टेशन। आफ्टर द डेथ ऑफ सुन, अब क्या होता है, सुन यत सेन की डेथ होगी। चियांग काय शेक, अब चियांग काय शेक कौन आया, पावर में आया, उसने गुमिंगदेंग को लीड करना शुरू किया। एमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ गुमिंगदेंग एज ही लॉन्च द मिलिट्री कैंपेन टू कंट्रोल वॉरलॉर्ड्स, रीजनल लीडर्स हु हैड अपसर्ड अथॉरिटी एंड एलिमिनेट द कम्युनिस्ट। अब हुआ क्या, जो ये शांकाई शेख था वो आया पावर में, उसने आते साथ ही सबसे कहा जो वॉरलॉर्ड्स है, जो जिनके पास बड़ी बड़ी ज्यादा ज्यादा जमीन है, जो लोगों पे अत्याचार करे, इन्हें क्या करो, हटा दो, इन पे ऊपर कंट्रोल बनाओ। दूसरा जो रीजनल लीडर है, जो इनसे छोटे लीडर है, जो कोई छोटे एरिया पे मतलब बहुत अच्छी खासी अपनी पावर ग्रिप बना के बैठे, उन्हें भी क्या करो, अपने अंडर में ले आओ। और दूसरा क्या कहा, जो कम्युनिस्ट लोग हैं उनमें अटैक, उन्हें हटाना शुरू कर दो। कम्युनिस्ट कौन, जो ये सीसीपी पार्टी के जो लीडर है, ठीक है, जो सीसीपी पार्टी के जो मेंबर है, उन्हें यहाँ से एलिमिनेट कर दो। He advocated a secular and rational this worldly confusion but also sought to militarize the nation। अब हुआ क्या, उनने कहा कि जो ये अपना पुराना आइडिया है कन्फ्यूजियनिज्म वाला, इसे वापस लेके आओ, इसे हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हमें अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं ना, इस चीज को, जो ये कन्फ्यूजियनिज्म है, इसे वापस लेके आओ, और इसके साथ साथ अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बनाते रहो। The people, he said, must develop a habit and instinct for unified behavior. He encouraged women to cultivate four virtues। अच्छा, ये अलग फुल स्टॉप आ गया, चलो देखो, उसने कहा पहली बात है, द पीपल ही सेड मस्ट डेवलप अ हैबिट ऑफ इंस्टिंक्ट। उसने कहा कि हमें एक यूनिफाई बन के रहना है। अब लोगों को ना एक आदत डालनी शुरू कर दो कि हम सब एक ही हैं, ठीक है, एक टाइप से अलग अलग रहना बंद करो, हम सब एक हैं, एक साथ रहेंगे, एक बिहेवियर रहना चाहिए तुम्हारा, कोई ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये सब, ये जितने भी रिसोर्स है इस कंट्री में, ये सब हमारा है, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है। दूसरा, ही एंड पहला तो उसने क्या कि ये जो वॉरलॉर्ड्स ये था इन्हें खत्म किया। दूसरा उसने कहा कि हमें यूनिफाइड रहने की आदत डाल लो। तीसरा उसने दूसरा ये कहा, तीसरा ये कहा, ही एनकरेज वुमेन टू कल्टिवेट फोर वर्च्यूज, चेस्टिस, अपीयरेंस, स्पीच एंड वर्क एंड रिकॉग्नाइज देयर रोल इन कन्फाइंड टू द हाउस होल्ड। अब तीसरा उसने क्या कहा कि जो विमेन्स है, विमेन को क्या करना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है, चेस्टी मतलब लॉयल्टी होती है, ठीक है। अपीयरेंस, अपनी खूबसूरती को निखारते रहना चाहिए। स्पीच, उन्हें अच्छा बोलना चाहिए और जितना बोला जाए उतना ही बोलना चाहिए, फालतू का नहीं बोलना चाहिए। चौथा, अब काम करना चाहिए, ठीक है, घर पे खाली नहीं बैठना चाहिए, जो भी उसके घर के छोटे मोटे काम है वो करते रहना चाहिए। इवन द लेंथ ऑफ हेमलीज वॉज प्रिस्क्राइब्ड। हेमलीज क्या होता है, हेमलीज होती है जैसे मान लो फ्रॉक की जो लेंथ होगी, ये जो चीज, जो अगर मान लो इसका लोअर वाला हिस्सा देख रहे हो, ठीक है, ये देखो, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसका जो लेंथ है कितना होना चाहिए, ज्यादा शॉर्ट होना चाहिए, ज्यादा लेंथ होना, लंबा होना चाहिए, ये चीज भी क्या था, स्पेसिफाई कर दिया गया था कि विमेन को कितने लंबे कितने छोटे कपड़े पहनने चाहिए। The Gumingdang social base was in the urban areas. इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज स्लो एंड लिमिटेड। अब कहते हैं जो गुमिंगडेंग का जो सोशल बेस था वो कहाँ पे था, सिर्फ अर्बन एरियाज, मतलब रूरल एरियाज में उनका बेस नहीं था। द इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज स्लो एंड लिमिटेड। अब जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है वो क्या थी, इस टाइम पे स्लो थी, बहुत ही धीरे धीरे तरीके से जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमें चाइना में देखने को मिलती है। एज कम्पेयर टू हम जापान देखो कितनी रैपिडली उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ की थी, ठीक है। In cities such as Shanghai, which became the centers of modern growth by 1919, an industrial working class has appeared number of 5 lakh of those. However, only a small percentage were employed in modern industries such as shipbuilding। अब हुआ क्या कि जैसे शांघाई जैसे बड़े बड़े इलाकों में हमें ना एक ग्रोथ देखने को मिलती है, इंडस्ट्री ग्रोथ देखने को मिलती है। हम और अगर हम 1919 तक जाएं, हम 5 लाख वर्कर्स हमें देखने को मिलते हैं चाइना के
जगह पे, बट उनमें से 5 लाख में सिर्फ कुछ ही, ओनली अ स्मॉल परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज जो वर्कर्स है वो किसी मॉडर्न इंडस्ट्री या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करते हुए देखने को मिलते हैं, जैसे शिप बिल्डिंग में। बाकी जो ज्यादा वर्कर्स थे वो कहाँ जाते हैं अभी हम देखेंगे। मोस्ट वर पिटी अर्बनाइट्स, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स। अब जो बाकी जो बच गए, मान लो 5 लाख है, 5 लाख में से 50,000 जो है वो सिर्फ शिप बिल्डिंग में जा रहे हैं, बाकी के जो 4.5 लैक्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, जो छोटी मोटी ट्रेडर्स की वहां पे वर्क कर रहे हैं, शॉपकीपर्स के यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। अर्बन वर्कर्स पर्टिकुलर वुमेन्स अर्न वेरी लो वेजेस, विमेन्स को यहाँ पे अभी भी क्या कहते हैं, बहुत कम वेजेस देख मिलते थी। वर्किंग आवर्स वर लॉन्ग एंड कंडीशन टू वर्क बैड। अब कहते हैं जो काम करने के घंटे थे वो काफी ज्यादा थे, और कई बार जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी, बहुत ही बेकार होती थी। ठीक है, मतलब आपको खाने को नहीं, रहने को नहीं, फिर भी आपको वहां पे काम करना पड़ेगा, एक एक इनह्यूमन कंडीशन में भी आपको काम करना पड़ रहा था। As individualism increased, there was a growing concern with women right, way to build the family, discussion about love and romance। अब हम देखते हैं एक टाइप से इंडिविजुअलिज्म जो था यहाँ पे डेवलप होता हुआ देखने को मिल रहा है, वुमेन राइट्स के बारे में बात होती। अब इंडिविजुअलिज्म के लोग अपने बारे में भी सोचने लग गए थे, ठीक है, कि हमें कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। यहाँ पे वुमेन राइट्स के बारे में भी बातचीत होने लगी थी, फैमिली प्लानिंग के बारे में बात होने लगी थी, प्यार रोमांस के बारे में भी हमें यहाँ पे बातचीत देखने को मिलती है। Social and cultural changes was helped along by the spread of school and universities। अब कहता है कि यहाँ पे जो सोशल और कल्चरल चेंजेस है वो कहते हैं एक शुरुआत कहाँ से होती है, वो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में जो ये चेंजेस होते उनके बारे में बताया जाता। स्कूल और यूनिवर्सिटी इन चेंजेस को हेल्प करे थे ग्रो करने में। जैसे कि पीकिंग यूनिवर्सिटी वो स्टैब्लिश इन 1903, ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पूछ लिया जा सकता है। जर्नलिज्म फ्लरिश रिफ्लेक्टिंग द ग्रोथ अट्रैक्शन ऑफ द न्यू थिंकिंग। अब क्या था, इस टाइम पे जर्नलिज्म भी था, एक टाइप से नया ग्रोथ था, एक न्यूज रिपोर्टिंग, किसी चीज को बताना, एक्सप्रेस करना, ये भी चीज इस टाइम पे बूम कर रही थी, लोग इसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे थे। द पॉपुलर लाइफ वीकली बुक है, एडिटेड बाय जाओ तोफिन, ये राइटर है, इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द न्यू ट्रेंड। अब एक राइटर है जिसका नाम क्या था, जाओ तोफिन, उनने अपनी बुक लाइफ वीकली में क्या लिखा है, इट इंट्रोड्यूस रीडर्स टू न्यू आइडियाज एज वेल एज लीडर्स सच एज महात्मा गांधी एंड केमाल द मॉडर्निस्ट लीडर ऑफ टर्की। अब इनने ना अपनी बुक में ये चीज लिखी कि कैसे नए आइडियाज पे हम वर्क कर सकते हैं, कैसे कैसे नए आइडियाज डेवलप होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। उनने अपनी बुक में और महात्मा गांधी के बारे में भी लिखा है, आपको सबको पता है महात्मा गांधी के बारे में, और केमाल अतुर्क, ये कौन थे, एक मॉडर्निस्ट लीडर थे टर्की, मतलब एक ऐसे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ टर्की कह सकते हैं। वो कौन थे, केमाल अतुर्क, ठीक है, जैसे तुर्क है ना, TURK, तुर्क। अब बस इसके आगे ईवा लगा, टर्की, है ना, ध्यान दो। इनके बारे में बताया कि इनके इनके पॉलिसीज के बारे में, इनने कैसे वर्क किया, इस चीज के बारे में कौन बताता, जाओ तोफिन बता रहा था। इट्स सर्कुलेशन इंक्रीज रैपिडली फ्रॉम 2000 1926 टू 2 लाख कॉपीज इन 1933। अब 1926 में से 2000 कॉपीज बिकी थी, बट 1933 में 2 लाख कॉपीज हमें बिकती हुई देखने को मिलती है। The Kuomintang, despite its attempt to unite the country, failed because of the narrow social base and the limited political vision। अब क्या था, जो गुमिंगडैंग है वो क्या था, एक उसने इतनी अच्छी खासी पॉलिसीज थी कि एक कंट्री को यूनाइट करना है, उन पे वर्क करना है, इनइक्वालिटीज कम करनी है, बट फिर भी जो क्या था, हमें देखने को कि उनकी जितनी पॉलिसी थी वो फेल कर गई थी, उनकी जो पार्टीज थी वो फेल कर गई। क्यों, क्योंकि एक तो पहले उनका नैरो सोशल बेस था, नैरो सोशल बेस मतलब अर्बन एरियाज तक ही बेस था, क्योंकि मोस्टली जो कंट्री है उसकी जो रियल पॉपुलेशन वो कहाँ रहते हैं, रूरल एरियाज में देखने को मिलती है। और लिमिटेड पॉलिटिकल विजन था, लिमिटेड पॉलिटिकल मतलब कि उन्होंने अपने होराइजन को ज्यादा खोला नहीं, उन्होंने बस 2-3 चीजों को पकड़ लिया और इसी के ऊपर वर्क करते रहे। बट जब किसी कंट्री को डेवलप करना, आपको 1-2 से ज्यादा विजन पकड़ने पड़ते हैं, बहुत कई बार 10-12-15 विजन भी होते हैं अपने आप को डेवलप करने में। A major plank in Sun Yat-sen program regulating capital and equalizing land was never carried out because of the party ignored the peasantry and the rising social inequality। अब कहता है जो इनकी मेजर प्लान्स है सुन यात सेन के, क्या क्या, जैसे कि हमें क्या करना है, लैंड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल को रेगुलेट करना है, पैसा एक के आदमी नहीं आना चाहिए, लैंड सिर्फ एक के पास नहीं आना चाहिए, इन्हें रेगुलेट करना है। बट ये हो नहीं पाया, क्यों, क्योंकि पार्टी ने इन चीजों पे ध्यान दिया नहीं, उन्हें पेजेंट्री क्लास पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और उनने जो सोशल इनइक्वालिटी जो डेवलप हो रही थी कंट्री में, अमीर अमीर बनता जाता, गरीब गरीब होता जाता, इस पे भी ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। तो इस वजह से जो गुमिंगडैंग की जो पॉलिसी थी वो हमें फेल होती हुई देखने को मिलती है। इट सॉट टू इम्पोज मिलिट्री ऑर्डर रेदर देन
एड्रेस द प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल। उनने किस पे फोकस किया, मिलिट्री ऑर्डर्स पे ज्यादा फोकस किया एज कंपेयर टू उन प्रॉब्लम्स को काउंटर करने में जो लोग फेस कर रहे थे। ये जो आपको है ये काफी अच्छा बता रखा है। मान लो ये 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए में 1937 में क्या है, मुझे 2 ऑक्स देखने मैं खरीद सकता हूँ, बट इसी 100 रुपए में सिर्फ 2 साल बाद मैं सिर्फ एक पिग खरीद सकता हूँ। फिर यही 100 रुपए में मैं एक कितने साल, 2 साल बाद मैं सिर्फ एक आटे की बोरी खरीद सकता हूँ। और यही 100 रुपए में फिर मैं कितने 2 साल बाद एक सिर्फ हैन खरीद सकता हूँ। फिर इसी 100 रुपए में 2 साल बाद मैं देखूंगा सिर्फ 2 अंडे खरीद सकता हूँ। फिर 2 साल बाद मैं सिर्फ एक कोयले का एक टुकड़ा खरीद सकता हूँ। फिर 2 साल बाद सिर्फ मैं एक पेपर खरीद सकता हूँ इस 100 रुपए में। सोचो, पहले कहा मैं 100 रुपए में 2 गाय खरीद सकता, 2 ऑक्स खरीद सकता था, बट अब कहा मैं सिर्फ 100 रुपए में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा खरीद सकता हूँ। इससे क्या पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन चाइना में बहुत रैपिड तेज से ग्रो कर रही थी। ये बात समझ में आई? ये इसमें बता रखा भाई, द स्टोरी ऑफ राइजिंग द प्राइस, ठीक है। तो अभी के लिए जय हिंद और मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय।